નમસ્કાર. સ્તવ્ય સ્પાઇન એજ્યુકેશન વેબિનારમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું કમરના મણકાની નસના દબાણ બાબતે. આપણે ભૂતકાળમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ ગાદી અને તેના દર્દ બાબતે અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ બાબતે, જેની માહિતી અને જેના વિડીયો યુટ્યુબ પર અને ફેસબુક પર અવેલેબલ છે. I welcome you all on behalf of Stavya Spine team. Today's webinar is on the lumbar spinal stenosis, and we will be talking about lumbar stenosis. My declaration will be, this is an educational activity to increase the awareness in the society and in the patients. This is more or less experience based and treatment can vary from case to case. ये वेबिनार का डिक्लेरेशन ये है कि ये हमारी एक्टिविटी पेशेंट एजुकेशन, सोसाइटी में एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है और मेनली ज़्यादातर उसमें हमारा एक्सपीरियंस एंड ट्रीटमेंट केस टू केस चेंज हो सकती है. हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन. आई एम भरत दवे एंड विल बी टॉकिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन. ये सारे पेशेंट्स आप देख रहे हैं, ये सब आए हैं हमारी हॉस्पिटल में दर्द के लिए. लेकिन कई लोगों को दर्द के साथ में डिसेबिलिटी भी है. दर्द क्या है? तो दर्द ए अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विच could be because of the tissue damage or it can lead to tissue damage. This is being described in the museums in the different form. अगर आप देखो तो ये म्यूजियम का स्कल्पचर है, उसमें दर्द की वजह से कितनी परेशानी दिख रही है, और दूसरा जो पिक्चर है, फोटोग्राफ है, उसमें भी दर्द की वजह से कितनी परेशानी हो रही है वो बता रहे हैं. लेकिन दर्द के साथ साथ में और भी क्या हो सकता है? तो दर्द के साथ में डिसेबिलिटी हो सकती है. डिसेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द सेम एज एंड सेक्स. सपोज 55 साल की उम्र में नॉर्मल आदमी सब कुछ काम करने के लायक रहता है, लायक होता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि जो अपना काम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं, ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, उसको डिसेबिलिटी कहते हैं. उसके साथ में दर्द हो भी सकता है और दर्द न भी हो. तो हम बात करेंगे स्टेनोसिस के बारे में. स्टेनोसिस का मतलब होता है સ્પેસ રિડ્યુસ हो गई, जगह कम हो गई, जग्या સાંકડી થઈ ગઈ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. अपना अपने शरीर में कई अवयव हैं जिसमें ये जगह कम होने की संभावना रहती है. हम लोग अगर हृदय की बात करें तो हृदय में अगर उनकी जो खून की नली है वो अगर खून ब्लॉक हो जाए, वहां पे छोटी हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वहां पे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है. ऐसी तरह अगर आप सोचो तो अन्न नली और श्वास नली, जो हमारा खाना या सांस के लिए भी जरूरी होती है, वो नलियां अगर वो छोटी हो जाए, वहां पे कॉम्प्रेशन हो जाए, वहां पे साइज कम हो जाए, तो वहां पे भी दिक्कत होने की संभावना होती है. जैसे कि अन्न नली में अगर जगह कम हो जाए तो पेशेंट का खाना बंद हो जाता है और वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है. ऐसी तरह अगर ब्रेन में भी खून की नस बंद हो जाए, जगह कम हो जाए, तो स्ट्रोक आने की संभावना रहती है. और अगर सेम चीज अगर इंटेस्टाइन में हो तो भी वहां पे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. सो सेम वे हमारी रीढ़ की हड्डी में भी वही होता है. जो ऊपर से नस, सफेद नस जाती है ब्रेन से निकल के नीचे पैर तक, अगर कमर में वहां पे जगह कम हो गई तो इसको कहते हैं लंबर स्टेनोसिस. लंबर स्टेनोसिस क्या है? तो लंबर स्टेनोसिस में हमारे 3 कर्व होते हैं. वो तीनों कर्व ऐसे होते हैं कि हमारी स्थितिस्थापकता रखते हैं, जैसे हमारे पहले वेबिनार में हमने ये बताया है. ऐसी तरह अगर आप लंबर स्टेनोसिस के बारे में आगे बात करें तो ये जो है वो गद्दी है, और ये गद्दी ऊपर और नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये नॉर्मल है. लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो ये गद्दी की साइज कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, और इसकी वजह से नस पर दबाव आता है और नस की जगह कम हो जाती है, जिसको कहते हैं हम स्पाइनल स्टेनोसिस. और अगर आप एमआरआई में देखो तो ये नॉर्मल एमआरआई है हमारा, जहां पे गद्दी है, कोई दबाव नहीं है, जो सफेद है वो पानी है और इसके बीच में नस है.
लेकिन अगर नीचे देखो तो 3, 4 और 4, 5 के बीच में नस का दबाव काफी है, वो काफी आप अच्छे से देख सकते हैं कि नस का दबाव की वजह से पैर में और डिसेबिलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर आप इसको पानी के प्रवाह के साथ कंपेयर करो तो देखो पानी अच्छे से आ रहा है, फ्लो अच्छा है, जैसे हमारे एमआरआई में दिख रहा है, कंप्लीटली नॉर्मल है एमआरआई। लेकिन जैसे फ्लो बंद हो जाता है, जैसे ये पेशेंट के एमआरआई में देखो तो 4 और 5 के बीच में काफी नस का दबाव है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो ऊपर से नीचे आता है उसका फ्लो बंद हो गया और इसकी वजह से पेन और डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसमें स्पाइनल स्टेनोसिस हम कहते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ये क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ये क्या हम ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कम कर सकते, ये समय का है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे सब में ये चीज होने वाली है। लेकिन हम अगर ट्रीटमेंट अच्छे पहले से करें, इसके बारे में जानकारी है, तो हम पक्का उनके बारे में ट्रीटमेंट से डिसेबिलिटी जो होती है वो पक्का कम कर सकते हैं। जैसे ये पहले पिक्चर बताया था, यही पिक्चर है, अगर आप देखो तो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, बीच में ज्ञान तंतु के लिए जगह है और ये ज्ञान तंतु में से दोनों जगह पे ऐसे ऐसे नस निकलती है, कमर में नस, पैर में जाती है। नॉर्मली ये जगह जैसे रेड बताया ऐसी होती है। जैसे ये स्पेसिमेन में देखो तो काफी जगह है जहां पे नस का जगह है वहां पे, और फिर बाद में क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जगह कम हो जाती है। जैसे आप देखो यहां से कितनी कम हो गई, और कई बार इतनी ज्यादा कम भी हो जाती है जैसे ये बताया गया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जगह कम हो जाती है, और कई बार जन्म से भी ये साइज कम होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नैरो कैनाल कहते हैं। जब ये नस की जगह बनती है तभी से ही ये जगह कम हो जाती है। नॉर्मली गादी जो होती है दो रीढ़ की हड्डी के बीच में है, तो उसमें फिशरिंग होता है, उसमें डैमेज होता है। हमारा पहला वेबिनार अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, इसमें काफी सारी जानकारी दिया हुआ है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये बाद में क्या होगा, काफी जगह कम हो जाएगी। जैसे ये पेशेंट के देखो स्पेसिमेन में तो ये नॉर्मल है और यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे इससे भी ज्यादा कम हो गई, और यहाँ पे देखो तो नॉर्मल हाइट और नीचे धीरे 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 कम हो जा रही है, जैसे नस का दबाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे पेशेंट्स में पैर में चलने की ताकत कम हो जाती है। कई बार यंग पेशेंट में भी हड्डी के मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा दिख रही है। इसमें देखो तो आगे पीछे झुक के ये एक्सरे करवाया है, तो इसमें लैक्सिटी कहते हैं हम लोग, तो लैक्सिटी की वजह से भी ये ज्यादा मूवमेंट होती है और उसमें भी पैर का दर्द काफी बढ़ने की संभावना होती है। स्टेनोसिस जो होता है उसमें सबसे पहले चीज होती है वो हड्डी की घिस जाना, हड्डी में डिजनरेशन जिसको कहते हैं हम। बाद में होती है वो कैप्सुल लैक्सिटी जो आगे मैंने बताया, और बाद में अगर एक्सरे देखो आगे पीछे झुक के तो ऐसे हड्डी एक दूसरे पर स्लिप भी होती है, और ऐसे जब स्लिप होती है तो जगह जो बाहर निकलने की होती है ज्ञान तंतु की वो कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल स्पाइन, और स्पाइन की स्टेबिलिटी कम हो गई है। तो उस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्सरे के साथ में, एमआरआई के साथ में। क्या इंसिडेंस क्या है इसका? तो अगर सोचो तो 100 में से 8 को 50-60 साल के आसपास में ये तकलीफ होती है, और ये 4 गुना ज्यादा दिख रही है विमेन में। अगर आप अच्छे तरीके से देखो, कई चीजें तो होने वाली है। जो आदमी का जन्म हुआ है उसको 42 ईयर्स में प्रेस बायोपिया होने वाला ही है, सफेद बाल होने वाले ही है, जो जिया है जिसने जन्म लिया है वो मरने वाला ही। ऐसी तरह अगर देखो तो हमारे पास 21 गादी है, तो हमारे ये ब्लेसिंग हम कंसिडर करें, क्योंकि अगर 1-2 को नुकसान हुआ तो बाकी गादी तो बची हुई है, तो हमारी मूवमेंट अच्छे से होती रहेगी। जैसे हम बताते हैं कि हमारे पास 2 किडनी है, लेकिन आधी या 1 किडनी से पूरी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में पर्टिकुलरली कमर में 55% जगह ज्यादा है, इसलिए कई बार दर्द कम होता है या दर्द नहीं आता है जब तक ये 55% जगह ज्यादा कॉम्प्रेस न करे, वहां पे जगह कम ना हो। और नर्वस टिश्यू हमारी है वो भी अगर एक बार कॉम्प्रेशन होता है तो हर बार उसको परेशानी होती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्रेशन जब ज्यादा वक्त तक रहता है तो वो नस सूख जाती है। जैसे ये जगह बताई हमने, ऐसी जगह ये मेल पेशेंट में 14 to 20 मिलीमीटर होती है और फीमेल में 13 to 18 मिलीमीटर होती है। लेकिन जब ये जगह 10 मिलीमीटर से कम हो जाए
तो हम पेशेंट्स को सर्जरी के लिए पक्का एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनकी सिम्टम्स काफी बढ़ जाते हैं और अगर वक्त पे सर्जरी नहीं हुई तो ज्यादा भी तकलीफ हो सकती है। ये जो मैंने बताया 45% जगह है वो जरूरी है, लेकिन उसमें 55% जगह ज्यादा है, जिसको हम स्पाइनल रिजर्व कहते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं ये पेशेंट्स के? पेशेंट्स को नमनेस होती है, ज्यादातर पेशेंट को परेशानी होती है, चलने के बाद में झुंझुनाहट बढ़ जाती है और ज्यादा चल नहीं सकते हैं, जिसको हम 5-10 मिनट से ज्यादा खड़ा रहना, चलना जब बंद हो जाता है या फिर धीरे धीरे चलने की तकलीफ ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है, वो पेशेंट को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन, और वो एक पैर में होता है या दोनों पैर में भी होने की संभावना होती है। इसके साथ में हम लोग सब पेशेंट्स में सर्कुलेशन की भी जांच करते हैं और घुटनों के जॉइंट्स की भी जांच करते हैं, ताकि वो भी उसके साथ में परेशानी ज्यादा कर सके। पेशेंट आता है हमारे पास कई बार ऐसी तरह टेढ़ा घूम के ऐसे ही आता है, या फिर कई बार ऐसे टेढ़े कमर भी हो जाती है। तो ये सब साइंस होती है रीढ़ की हड्डी में हड्डी घिस जाने की और स्टेनोसिस की। अगर ज्यादा जानकारी हम आपको देना चाहते हैं नी स्पाइन सिंड्रोम के बारे में, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो उम्र लायक होते हैं 60 साल 70 साल, तो उनको उनके नी जॉइंट को भी आर्थराइटिस होता है, और जैसे नी जॉइंट का आर्थराइटिस होगा तो आप देखो तो ये पेशेंट लकड़ी के साथ चलेगा और आगे झुक के चलेगा, और घुटनों का आर्थराइटिस भी कई बार होता है। तो ये दोनों के लिए हम लोग कई बार दोनों सर्जरी सजेस्ट करते हैं। जैसे ये पेशेंट में देखो तो नी का आर्थराइटिस काफी बड़ा है, उनके पैर भी टेढ़े हो गए, लेकिन इसके साथ में 3 और 4 के बीच में भी नस काफी दबी हुई है। तो ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? घुटनों का आर्थराइटिस है, दोनों पैर में झुंझुनाहट हो रही है, दोनों पैर में नस दबकी की वजह से दर्द भी हो रहा है और कमर का भी दर्द हो रहा है। तो ये पेशेंट को हम लोग दोनों सर्जरी एडवाइस करते हैं। कई बार तय भी करते हैं कि पहले स्पाइन करवाओ बाद में नी करवाओ, या पहले नी करवाओ बाद में स्पाइन करवाओ। इसके लिए हम लोग कमर में रीढ़ की हड्डी में या नी जॉइंट में इंजेक्शन से पक्का डायग्नोसिस दे सकते हैं। ये पेशेंट को हमने नी जॉइंट और स्पाइन दोनों साथ में किया था। और ऐसी तरह हिप स्पाइन सिंड्रोम भी होता है, जैसे गोला होता है हमारे हिप जॉइंट का, और उसके साथ में भी स्पाइन का आर्थराइटिस, सो दोनों साथ में भी होने का कई पेशेंट होते हैं जिसमें होता है। तो मेरा मैसेज है, ये उम्र का रोग है, ये उम्र के रोग सबको होने वाला है, लेकिन हम इसके लिए डिसेबिलिटी होती है, इसका जो दर्द होता है और जो डिसेबिलिटी उसको पक्का कम कर सकते हैं। इसके लिए किसी को परेशानी नहीं देनी चाहिए कि आपकी वजह से हुआ। कई बार पेशेंट आते हैं मैंने इतना ज्यादा काम किया आपके फैमिली के लिए, इसकी वजह से मेरा दर्द हुआ, वो गलत प्रेमी है। ये रियलिटी है, हम सबको ये समझना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी का नस का दबाव सबको होने वाला है, लेकिन कई बार जल्दी उम्र में होता है, तो इसके बारे में जल्दी से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी मॉडिफाई करनी चाहिए। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो नीचे बैठना, आगे झुक के काम करना, कुर्सी टेबल की जिंदगी जीना, वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो सब समझ के चले तो प्रॉब्लम कम होगा, ऊपर की नीचे की रीढ़ की हड्डी को भी प्रॉब्लम कम होगा। हमारा एनवायरमेंट हम इस तरीके से सेटल करेंगे तो भी प्रॉब्लम कम होगा। किचन में जाना है, किचन में कई चीजें नीचे रखनी पड़ती है, तो इसके बजाय ऊपर रखना शुरू कर दो तो आगे झुकने की जरूरत ना हो। ऐसी तरह भी हमें अपना वर्किंग स्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप सोचो तो रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग करवाते हैं एमआरआई, साथ में एक्सरे, और एमआरआई भी पूरा एमआरआई करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि रीढ़ की हड्डी में कमर के साथ में ऊपर का भी नस का दबाव है कि नहीं है। और अगर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करें, अच्छा डायग्नोसिस करें, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। सो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात करें तो राइट टाइम, अगर दर्द, तकलीफ, डिसेबिलिटी बढ़ रही है तो सर्जरी जल्दी करवानी चाहिए। लेट करेंगे तो नस सूख जाएगी, और नस सूखने के बाद हम सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। राइट पेशेंट सिलेक्शन, क्योंकि कई बार नी ऑपरेशन करे, स्पाइन ऑपरेशन करे, या ऊपर की रीढ़ की हड्डी के साथ में करे, नीचे की काम करे, तो वो सब बहुत जरूरी है कि राइट ट्रीटमेंट, राइट पेशेंट। कई बार पेशेंट साइकोलॉजिकली काफी अच्छे नहीं होते हैं तो उनको भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। कई बार डायग्नोसिस अच्छा नहीं हुआ, कई बार खून अच्छा नहीं जा रहा है, तो भी उसमें भी हमें खून के बारे में जांच करनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग वास्कुलर प्रॉब्लम, वास्कुलर क्लॉडिकेशन, तो वो भी जांच करना चाहिए। और हमारे राइट ऑपरेशन के लिए अब आएंगे हमारे डॉक्टर देवानंद साहब, वो आपसे बात करेंगे कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए। और ऑपरेशन के बाद में भूलना नहीं,
प्लीज एक्सरसाइज रेगुलर करना, डॉक्टर को रेगुलर बताना और आपका प्रॉब्लम पक्का बताइएगा ताकि आपको रिजल्ट सबसे हम अच्छा दे सके। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। So let's go for the surgical treatment and let's dive together.